नमस्कार प्यारे बच्चों, सर्वत्र ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की थी और उसमें ज्यामिति क्या है, उनके जो बिंदु होते हैं, वह जो आकृतियां हैं उन सब के अपने तल जो हैं, समतल जो हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारी क्षेत्रमिति होती है, परिमिति होती है और सारी चीज़ों को लेकर के हमने चर्चा की थी। और इसके अतिरिक्त लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेखा क्या है, किरण क्या है, बिंदु क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर भी चर्चा की थी। और आपको बताया था कि जो हमारी रेखा होती है उसमें कोई भी दो अंत बिंदु जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, इस कारण रेखा की लंबाई भी निश्चित नहीं होती है। और जो हमारा रेखा से ही बनता है रेखाखंड, चूँकि रेखा का ही वो खंड है इसलिए दोनों अंत बिंदु उसके निश्चित होते हैं, अतः उसकी लंबाई निश्चित होती है। अगर हम किरण की बात करें तो किरण में एक अंत बिंदु निश्चित होता है, दूसरा अंत बिंदु निश्चित नहीं होता है। अगर हम और चीज़ों को रिपीट करने का प्रयास करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एक बिंदु से होकर के कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपने देखा था किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। उन असंख्य रेखाओं को आप लोगों ने नाम दिया था कौन सी रेखा? बिंदुगामी रेखाएं। जहाँ पर वो सारी रेखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु का नाम दिया था संगमन बिंदु। और आपने देखा था एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं आप। किसी समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच पा रहे हैं। और जब तीन बिंदुओं की चीज़ें हमने देखी थी तो उसमें कुछ अलग परिणाम हमको मिले थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया। आज की श्रृंखला में हम इस बात का अध्ययन करना चाह रहे हैं कि जो हमारे समतल में स्थित जो हमारी द्विविमीय आकृतियाँ या त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, जो आकृतियाँ हैं उनकी विमाएँ क्या होंगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें ज्योमेट्री का लेक्चर 2, उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक विमीय आकृति, द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि जैसे कि हमने लास्ट टर्न पे ये बताया था कि समतल क्या होता है, तो लगभग हमने कागज़ के तल को एक सपाट तल मान लिया था। और हम देखें तो कागज़ के तल में हम उसकी लंबाई को निश्चित रूप से डिनोट कर सकते हैं और चौड़ाई को भी निश्चित से डिनोट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो एक कागज़ है तो कागज़ में अपनी एक लंबाई भी है और साथ में अपनी एक चौड़ाई भी है। तो आप इसमें अगर देखें तो इस पर कौन कौन सी चीज़ें ड्रा कर पाएंगे। अगर इस बात को थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप देखें तो इसमें हमारी रेखा है, हमारा रेखाखंड है और हमारी किरण है। अगर आप देखें तो ये चीज़ें हैं और साथ में कागज़ के तल में आप ट्रायंगल को, त्रिभुज को, इसी तरह आप देखेंगे तो चतुर्भुज को भी, और वो चतुर्भुज की कोई भी आकृति हो सकती है। यहाँ तक कि चाहे आप आयत लें, चाहे आप वर्ग लें, चाहे समचतुर्भुज लें, चाहे समलंब चतुर्भुज लें, चाहे समांतर चतुर्भुज लें, चतुर्भुज का वो कोई भी टाइप हो सकता है। आप निश्चित रूप से आप उसको कागज़ के तल में अच्छे से ड्रा कर लेंगे, कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे तो सर्किल को, वृत्त को भी आप कागज़ के तल में ड्रा कर पाते हैं। तो ये सारी आकृतियाँ आप कागज़ के तल में ड्रा कर पाते हैं और मैं लगातार कागज़ के तल को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ तो कोई ना कोई अपना एक कारण है, इस बात को लेकर चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप समझें कि हमारी जो भी आकृतियाँ हैं, ये सारी जो भी आप आकृतियाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपने जैसे कि देखा कि ये हमारा रेखा है, ये हमारा रेखाखंड है और ये हमारी किरण है। तो आप अगर देखें एक विमीय आकृति का मतलब ही है
कि जिसकी अपनी सिर्फ और सिर्फ एक विमा हो, या तो उसमें लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई, हम उसको चाहे लंबाई कहें या चौड़ाई कहें या ऊंचाई कहें, सिर्फ और सिर्फ एक ही विमा होगी, वही एक विमीय आकृति होगी। तो और दो विमीय आकृतियां क्या होंगी? जहां पर दो चीजें सम्मिलित होंगी, या लंबाई हो या चौड़ाई हो। अगर उसको चौड़ाई ना कहें तो उसको ऊंचाई कह लें। तो कहने का मतलब दो ही विमाएं होंगी दो विमीय आकृति में। और जब हम त्रिविमीय आकृति की बात करते हैं तो उसमें तीन ही विमाएं होंगी, वो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। कभी कभी हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मोटाई कह देते हैं, और कभी कभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम गहराई कह देते हैं। तो ये तो अलग अलग नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इतना श्योर हैं कि निश्चित रूप से जिनकी तीन विमाएं होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो त्रिविमीय आकृति होगी। अगर हम बच्चों इस बात पर ध्यान दें, जैसे कि हम कल रेखा की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने रेखा में ये जाना था कि इसके दोनों अंतबिंदु निश्चित नहीं हैं, इसलिए ये रेखा है और इस पर बहुत सारे बिंदु स्थित रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखें किसी रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, इन्हें संरेख बिंदु कहा जाता है। किसी समतल में स्थित हमने कोई रेखा मान लिया, किसी कागज के तल को हमने अपरिमित रूप से बढ़ा लिया है, तो एक कल्पना कर सकते हैं इस तरह की रेखा का निर्माण हो सकता है। फिर बच्चों अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये जो रेखा है, यहाँ पर आप कह सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी एक लंबाई ही है। चौड़ाई इसकी जो भी है वो लगभग ना के बराबर है, और ज्यामितीय अध्ययन के उद्देश्य से हम इसमें चौड़ाई को शून्य मानते हुए इसके ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इस बात को जानने का प्रयास करें कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, तो उनमें जैसे कि हम कोई भी एक पतली सी सीख ले लें तो उसमें देखेंगे अपनी एक केवल लंबाई ही होती है। और अगर दूसरी बात हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें, तो अगर हम इस दूसरी चीज़ समझने का प्रयास करें, यहाँ पर इसमें अपनी एक लंबाई है। वैसे अगर देखें तो व्यवहारिक रूप में ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है जिसकी चौड़ाई बिल्कुल भी ना हो, लेकिन गणित में अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से इसकी लगभग हम चौड़ाई को शून्य मान लेते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सिर्फ एक विमा होगी, इसकी लंबाई के सापेक्ष हम इसको देखते हैं। चाहे वो रेखा हो, चाहे वो रेखाखंड हो, चाहे वो किरण हो, तीनों में एक ही कंडीशन है, उनकी अपनी एक सिर्फ लंबाई है। इसीलिए ये सारी जो आकृतियाँ होंगी वो कैसी होंगी? एक विमीय आकृतियाँ होंगी। फिर अगर हम ध्यान दें, ये हम लोगों ने जाना कि ये सारी एक विमीय आकृतियाँ हैं। फिर अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो हम देखते हैं बेटा, कागज़ के तल में आपने देखा इन सारी चीज़ों को भी आप ड्रॉ कर पा रहे थे, और कागज़ के तल में इसको भी ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी आकृतियाँ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी ड्रॉ कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप त्रिभुज, चतुर्भुज, वो पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, सप्तभुज भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जिन कोई भी पॉलीगन हो आप उसको कागज़ की सतह पर ड्रॉ कर पाओगे। और बेटा जिन चीज़ों को आप कागज़ की सतह पर ड्रॉ कर पाओगे उनके तल जो हैं वो समतल हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम कागज़ के तल में ड्रॉ करने का प्रयास तो करते हैं, कागज़ के तल में उन आकृतियों का निर्माण तो करते हैं, लेकिन वो सारी फीलिंग हमें नहीं आ पाती जो वास्तव में आनी चाहिए। जैसे कि त्रिविमीय आकृतियाँ जब हम कागज़ के तल में ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक रूप है जो हम देखते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है। तो अगर हम जब बात द्विविमीय आकृतियों की करें तो त्रिभुज वास्तव में द्विविमीय आकृति है, इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये अपनी एक इसकी लंबाई है, और साथ में ये ऊपर वाला जो भाग है अपनी एक चौड़ाई के कारण एक बंद आकृति का निर्माण हुआ है, जिस कारण आप देखें इसमें लंबाई, ये इस तरह से ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, इसकी भी दो विमाएं हो गई, इसीलिए ये भी द्विविमीय आकृति है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ये भी क्या है? द्विविमीय आकृति है। यहाँ पर हम वृत्त में देखते हैं तो वृत्त में निश्चित रूप से कह सकते हैं ये इसका सेंटर है, इसकी लंबाई हो गई और ये अपनी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो आप देखेंगे कि ये सारी आकृतियाँ जिनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, अर्थात जिनकी दो विमाएं होती हैं, ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? द्विविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। तो मैंने बताया वो चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज का कोई भी प्रकार हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, वो कोई भी बहुभुज हो सकता है जिसको आप कागज़ की सतह पर ड्रॉ कर पाते हैं।
वृत्त में भी हम देखें तो उसको कागज़ की सतह पर ड्रॉ कर पाते हैं। लेकिन यहाँ से एक मजबूत कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है बच्चों कि ऐसी सारी आकृतियाँ जो बंद हैं, ऐसी सारी आकृतियाँ जो बंद हैं और कागज़ की सतह पर जिनको हम ड्रॉ कर पाते हैं, निश्चित रूप से उन सब के अपने क्षेत्रफल होते हैं, अर्थात वो कोई ना कोई क्षेत्र को अवश्य घेरते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, वो इसीलिए क्षेत्र को घेर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन हैं, लंबाई और चौड़ाई के कारण। आप देख पा रहे होंगे, यहां पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो आकृति बंद आकृति नहीं है, आप कह सकते हैं उनके क्षेत्रफल नहीं होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लें हम, यहां पर लंबाई और चौड़ाई तो होना संभव है, लेकिन आप देखें एक बंद आकृति का निर्माण नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर इसको हम डॉटेड करके इस आकृति को बंद करें, तभी हम इस बंद आकृति का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो कोई भी आकृति हो, जब तक उसको हम बंद नहीं करते हैं, तब तक उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आकृति का बंद होना जरूरी है। और समतल में स्थित ऐसी बहुत सारी आकृतियां जो समतल में स्थित होती हैं, जो कागज के तल में, जिनको हम कागज के तल में कह सकते हैं कि ढक सकते हैं। निश्चित रूप से कागज के तल को अगर हम अपरिमित बढ़ा लें, अगर कागज के तल में वो कोई चीज़ है, तो हम कह सकते हैं कि उन सब के अपने क्षेत्रफल अवश्य होंगे। फिर अगली बात आती है, यहाँ पर हमने समझा कि वृत्त, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि वृत्त जो है कितने डायमेंशन में है। तो आप निश्चित रूप से समझिए, वृत्त जो है हमारी द्विविमीय आकृति है, क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं उनके अपने जो बंद आकृतियाँ हैं, ऐसी कोई भी आकृति जो द्विविमीय है और बंद आकृति है, तो निश्चित रूप से उसका अपना क्षेत्रफल अवश्य होता है। अगली बात आई कि त्रिविमीय आकृतियाँ क्या हैं। मैंने आपको बताया कि वो सारी आकृतियाँ जिनमें 3 विमाएँ शामिल होती हैं, वो कैसी आकृतियाँ कहलाती हैं? त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल को हम लेने का प्रयास करें, हमारे पास मान लिया एक सिक्का है। आप सिक्के को लगभग वृत्ताकार आकृति का मान सकते हैं, इसकी मोटाई को लगभग 0 मान सकते हैं। और बेटा आप कल्पना करिए, इस सिक्के के ऊपर एक और सिक्का मैं रखूं, फिर उसके बाद एक और सिक्का रखूं, एक और सिक्का रखूं, एक और सिक्का रखूं, एक और सिक्का रखूं, आप देखेंगे एक बेलनाकार आकृति का निर्माण हो जाएगा। अभी ये एक वृत्ताकार आकृति थी और उसके बाद सिक्के के ऊपर सिक्का रखे रहने से एक बेलनाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। और बेलनाकार आकृति का निर्माण होने के कारण उसकी आकृति क्या हो जाती है? त्रिविमीय हो जाती है। आइए एक उदाहरण के जरिए इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से अगर हम समझें, एक हमारी त्रिविमीय आकृति बन जाती है। नीचे वाला जो बात अभी मैंने वृत्त के अंतर्गत बताई थी, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, और साथ में आप देखें जब सिक्के के ऊपर सिक्का लगातार आप रख रहे हैं तो उसकी अपनी एक ऊंचाई भी हो रही है। इस कारण ये जो बेलनाकार आकृति बनी एक त्रिविमीय आकृति हो जाती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएँ आ जाती हैं। इसी तरह बहुत सारी आकृतियां हैं हमारे पास। उन सारी आकृतियों में हम अगर अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं, हमारे पास एक घनाकार डिब्बा है। इस घनाकार डिब्बे को आप देखें तो निश्चित रूप से कहेंगे कि अगर इसके नीचे वाला जो पृष्ठ है, अगर इसको कागज़ के ऊपर रखें तो इस तरह से कागज़ के पृष्ठ को देखें तो निश्चित रूप से ढक ले रहा है। तो नीचे का जो पृष्ठ है इसकी अपनी एक लंबाई है, ये जो लंबाई नज़र आ रही होगी, और नीचे वाला भाग इसकी ये चौड़ाई है। लेकिन इसकी अपनी एक तीसरी भी डायमेंशन है, जिसके कारण ये उठा हुआ भाग है, ये है ऊंचाई इसकी। तो ऐसी सारी आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं, वो निश्चित रूप से त्रिविमीय आकृतियां हो सकती हैं। और वो कोई भी आकृति हो सकती है, वो बेलन भी हो सकती है, वो शंकु भी हो सकती है, वो घनाभ भी हो सकती है, वो घन भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां हो सकती हैं। वो गोला भी हो सकती है। जैसे कि अगर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं,
आप देखें तो ये अगर ये जो हमारा क्रॉस वाला भाग देखने में आ रहा है, हाईलाइटेड भाग जो देखने में आ रहा है, ये वाला भाग, अगर इसको हम आधार मान लेते हैं तो ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी ब्रीथ, ये चौड़ाई हो गई। आप देखेंगे ये लंबाई हुई और ये चौड़ाई हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये भाग है इस तरह से, आपको लंबाई और चौड़ाई के कारण इसका अपना क्षेत्रफल होगा नीचे वाला भाग, और ये वाली भाग हमारी ऊंचाई को क्रिएट करता है। तो ये हमारी एक त्रिविमीय आकृति है। घनाभ में हम देखते हैं, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसी तरह की होती है, लेकिन वो तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस कारण वो घन का रूप ले लेती है। और आप देखें तो घन और घनाभ में अंतर यही होता है कि उसमें जो तीनों विमाएँ होती हैं वो आपस में घन में बराबर होती हैं। आप व्यवहार में देखते होंगे तो हमारा जो पासा होता है वो घन के आकार का होता है। ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं जो घन के आकार की होती हैं। इसी तरह अगर आप वृत्त को समझने का प्रयास आपने किया तो वृत्त को आपको समझ में आया कि ये द्विमीय आकृति है। अगर हम गोला को लें बेटा, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जब उसकी तीनों चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाएंगी और उस कारण जो इस आकृति का निर्माण होगा वो एक क्या होगा, वृत्त होगा, सॉरी एक गोला होगा। तो मान लिया एक बिंदु फिक्स है, यहाँ से एक ये रेडियस गई, एक रेडियस गई, एक रेडियस, सेम रेडियस गई, तो आपने क्या देखा, इसने क्या किया, एक गोले का निर्माण किया। तो गोला वो भी एक त्रिविमीय आकृति है। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे, आगे जब हम लेक्चर में आएंगे तो वृत्त और गोला में क्या अंतर होता है। आपने देखा वृत्त जो है इसमें लंबाई चौड़ाई के कारण टू डायमेंशन है, और जो हमारा गोला है वो 3 डायमेंशन है, क्योंकि उनकी 3 अक्ष होते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के कारण। इसकी 3 रेडियस जो है, रेडियस भले सेम है यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं ये गोला ही एक त्रिविमीय आकृति है। अब हम इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जितनी भी आकृतियाँ त्रिविमीय हैं, जैसे कि इस घनाकार डिब्बे को आपने देखा था, इस घनाकार डिब्बे में जो बाहरी पृष्ठ हैं आप देख सकते हैं इस तरह से, इसमें 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम कह दें, जैसे आप देखते होंगे इस तरह की कोई आकृति जब आप गिफ्ट बना के लाते हो तो दुकानदार क्या करता है, इसको पूरी तरह से ढक देता है पन्नी के सहारे। अगर हम देखें तो इसको ढकने के लिए ये हमारे पास इसमें कितना कपड़ा चाहिए। जब इस चीज़ को हम निकालने का प्रयास करते हैं, जब इसके बाहरी पृष्ठ को ढकने के लिए प्रयास करते हैं, निकालने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो वो चीज़ होती है वक्र पृष्ठ। यानी उस सारे जो इसके पृष्ठ हैं उसको ढकने के लिए हमें कितनी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, उसी को कहा जाता है वक्र पृष्ठ। कितनी इकाई ज़रूरत पड़ेगी। तो वक्र पृष्ठ जितनी भी त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उन सब के अपने कोई ना कोई वक्र पृष्ठ अवश्य होते हैं कि उनको ढकने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। और अगली बात आती है कि जैसे मान लिया यही हमारी एक घनाकार डिब्बा था, आप देखें तो ये एक हमारा घनाकार डिब्बा था। तो इस घनाकार डिब्बे को इसको हम खोलें, अब इसमें 3 डायमेंशन है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ समा जाएगी, और वो चीज़ कितनी समाएगी वही कहलाती है उसकी धारिता। इसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी समाएगी ये डिपेंड करता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, ये निश्चित रूप से उसकी धारिता कहलाएगी। तो इस तरह से आपने समझा कि जितनी भी त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उनके आयतन निकलते हैं, क्योंकि उतनी 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस कारण उनकी सबकी अपनी धारिताएँ होती हैं। और जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उनके पृष्ठ को ढकने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। थैंक यू सो मच।